So hello everyone, welcome to the Commerce Room. Today we will start with the theory of chapter Hire Purchase and Installment Payment System. So let's get started. On the latest development in the field of trade and commerce is installment selling, which is gaining popularity in the world over, which has found favor not only with the buyer but also with the seller. वो कह रहे हैं कि जो हायर परचेज सिस्टम है ना अभी अभी लेटेस्टली आना शुरू हुआ है, डेवलपमेंट हुई है ट्रेड एंड कॉमर्स की फील्ड में। इसका फेवर अब देखा जाए तो अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो उसका सबसे ज्यादा फेवर तो बायर को ही है ना। मी बीइंग अ बायर, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के लिए 1 लाख रुपए देना, मैं इकट्ठे नहीं दे रही, मैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज अच्छी है, कन्वीनियंट रहेगा ना, एक साथ नहीं दे पाऊंगी। बट उनका कहना कि ये सेलर के फेवर में भी है कहीं ना कहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज अ सिस्टम ऑफ सेल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये किस चीज की सेल की बात करें यार? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने कि वो गुड्स जैसे कि ड्यूरेबल जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंज्यूमर यूज कर सकते हैं। इन विच द बायर pays the price of the purchased goods purchased by him in convenient installments, जैसे कि वो जैसे चाहे उस convenient installment में प्राइस पे कर सकता है। Unlike cash sales in the case of which the price should be paid in lump sum on taking the delivery of goods, and credit sale in which the price should be paid before the expiry date but in a lump sum again। वो कह रहे हैं कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है, दोनों में हमें जो प्राइस है कहीं ना कहीं लमसम में ही पे करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या, हम जैसे चाहते हैं, अगर मेरे को पता है कि मैं हर महीने सिर्फ 10,000 ही पे कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज की इंस्टॉलमेंट कराऊंगी। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द हायर परचेज एक्ट। ये जो परचेज सेल हायर परचेज के अंडर होती है उसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, हायर परचेज एक्ट 1972। The act come into the force on 1st September 1973। ये एक्ट कब फोर्स में आया? 1st September 1973। Has defined a hire purchase agreement is an agreement under which the goods are let on hire and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of agreement। वो कहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि हायर परचेज के अंदर गुड्स हम लेते हैं ऑन हायर, बट ये हायरर के ऊपर है कि उसके पास ऑप्शन है, वो चाहता है कि उसको वो परचेज करेगा कि नहीं, पर वो डिपेंड किस पे करेगा? एग्रीमेंट की जो टर्म्स होंगी, जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ होगा। एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच, एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। अब पहली बात तो ये, जब हायर परचेज की बात करते हैं तो गुड्स की पोजेशन की डिलीवरी होती है बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। हम लेट्स सपोज मैंने गुड्स लिए, जब तक मैं उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर दूंगी वो गुड्स की ओनरशिप मेरे तक नहीं आएगी, तब तक वो सिर्फ मेरे पास पोजेशन में है, मैं यूज कर सकती हूँ। बट अनटिल और अनलेस मैं उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देती वो मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं होंगे। बाय द ओनर देयर इज अ पर्सन ऑन द कंडीशन दैट सच पर्सन पे द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। पोजेशन इसीलिए डिलीवर की जाती है कि अगर वो बंदा पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहेगा टाइम टू टाइम। सेकेंड पॉइंट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट सच। वही मैंने बोला, जो ओनरशिप है या एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो तभी पास होगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। अनटिल और अनलेस उसके पास सिर्फ पोजेशन रहेगी बट ओनरशिप नहीं होगी उसकी। सच अ पर्सन हैज राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस। अब पर्सन के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, अनटिल और अनलेस उसके पास प्रॉपर्टी पास नहीं होती। जब तक उसके पास प्रॉपर्टी नहीं आ जाती वो टर्मिनेट कर सकता है। दैट इज ही हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स इन विच केस ही नीड टू पे नॉट पे द इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू देयर आफ्टर। अब मान लो कि मैंने कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, 1 लाख की, अब मैंने उसकी 50,000 तक सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हुई हैं। अब 50,000 के बाद मैंने बोल दिया कि मेरे को गुड्स वापस मैंने रिटर्न कर दिए जिससे मैंने लिए थे। अब मैंने जब रिटर्न कर दिया ना, उसके बाद जो बाकी 50,000 है वो मेरे को पे नहीं करने पड़ेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करूंगी। हाउएवर हायरर कांट रिकवर द सम ऑलरेडी पेड। बट हाँ, जो ये 50,000 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ वो मैं उससे वापस नहीं मांग सकती। एज सच सम लीगली रिप्रेजेंट हायर चार्जेस ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन। Thus, in a contract of hire purchase, the hire vendor parts with the possession of goods only, but not with ownership। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, पोजेशन आ जाएगी गुड्स की बट ऑनरशिप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तक मैं
इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली पे नहीं कर देती। ही रिटेन द ओनरशिप विद हिम टिल ही रिसीव ऑल द स्टिपुलेटेड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ हायर। वही है कि जो पर्सन है वो अपने पास ही ओनरशिप रखेगा हायर वेंडर जब तक उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती। द हायर परचेजर ऑफ कोर्स डज नॉट गेट द ओनरशिप एंड ही गेट्स द राइट टू यूज द गुड एज अ डिजायर। हायर परचेजर जो है उसके पास ऑनरशिप तो नहीं आएगी बट ही हैज राइट टू यूज द गुड्स, वो गुड्स को यूज कर सकता है। ठीक है, ही विल गेट द ऑनरशिप ओनली ऑन पेमेंट ऑफ ऑल द स्टिपुलेटेड इंस्टॉलमेंट्स। ऑनरशिप कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट सारी पे करने वाली हैं। ही इज एन मैटर ऑफ फैक्ट हैज ऑप्शन टू बाय द गुड्स। अब वो गुड्स बाय भी कर सकता है, वो उसके हाथ में है हायर परचेजर के। इन केस ही डिसाइड्स नॉट टू बाय द गुड्स ही मे टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू पे ऑल द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। अब मैंने सोच लिया कि मैंने अब वो चीज नहीं रखनी, मेरे को वापस करनी है। तो जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया था कि जो 1 लाख की चीज थी, अगर मैंने उसमें से 50,000 पे कर दिए हुए हैं पर अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को वो चीज नहीं रखनी, तो मैं बाकी 50,000 अगर नहीं पे कर रही तो उसके लिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फ्यूचर की 50,000 की इंस्टॉलमेंट है वो मैं पे नहीं करूंगी, बट जो मैं 50,000 ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ वो मैं वापस नहीं ले सकती। स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, इसके फीचर्स क्या हैं? कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। द हायर वेंडर ट्रांसफर ओनली द पोजेशन ऑफ गुड टू हायर परचेज इमीडिएटली आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज मेड। जो हायर वेंडर है उसको हायर परचेजर को ट्रांसफर क्या करनी पड़ेगी? पोजेशन, ओनरशिप नहीं, पोजेशन। Goods should be delivered by the hire vendor on the condition that the hire purchaser should pay the agreed amount in periodical installment. Goods तभी ही डिलीवर होते हैं उस कंडीशन पे कि जो हायर परचेजर है वो हायर वेंडर को एक पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट पे करेगा। हायर परचेजर जनरली मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। अब हमने भी देखा, अगर हम नॉर्मली एसी भी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि आपको इतने अमाउंट की डाउन पेमेंट करनी ही पड़ेगी तभी आपको ये चीज मिलेगी। और जो बाकी बैलेंस अमाउंट है वो किस, देखो पहले तो साइन कर रहे हैं जब एग्रीमेंट तो हमें कुछ डाउन पेमेंट करनी है, बट जो बाकी अमाउंट है वो हम किस में पे कर सकते हैं? अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एज इंस्टॉलमेंट। Next point is each installment including down payment if any is treated as a higher charge by the seller. कोई भी इंस्टॉलमेंट जिसमें डाउन पेमेंट इंक्लूड होगी ना वो हायर चार्ज एज बाय द सेलर ट्रीट किया जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट पार्टली ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्टली ऑफ कैपिटल पेमेंट। अब लेट्स सपोज 2 लाख की चीज थी, ठीक है, इस पे मेरे को 10% इंटरेस्ट पे करना था, तो अब मेरे को हर महीने इसमें से 20,000 पे करना है ना, तो उस 20,000 के साथ मेरे को जो 10% इंटरेस्ट है ना वो भी पे करना पड़ेगा। जो मेरे लिए 20,000 है वो मेरी कैपिटल पेमेंट है और जो 10% है वो मेरा इंटरेस्ट जाएगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू पास टू द हायर परचेजर ऑन द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर द एग्रीमेंट। वही चीज बताई कि प्रॉपर्टी कब पास ऑन होगी? जब हम पेमेंट कर देंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट की। द हायर परचेजर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो गोज ऑन। जो परचेजर है, जैसे कि मैंने कुछ खरीदा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकती हूँ प्रॉपर्टी के पास होने से पहले। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक द गुड बैक विदाउट एनी कंपनसेशन। अब जैसे ये 2 लाख था, लेट्स सपोज मैंने 2 लाख पूरा पे करना था, मैंने 1,80,000 तक पे कर दिया, साथ में जो 10% इंटरेस्ट जाता है, बट एक लास्ट 20,000 की इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर पाई, तो जो हायर वेंडर होगा उसके पास राइट है कि वो मेरे से गुड्स वापस ले सकता है विदाउट एनी कंपनसेशन। मेरे को कोई पैसा नहीं देगा वो, बट मेरे से गुड्स वापस ले लेगा। कुछ अब टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। इन कनेक्शन विद द अकाउंटिंग फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम वन शुड नो द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पहला तो हायर परचेजर क्या होता है? वही पर्सन। देखा जाए तो हायर परचेज में बायर को ही हायर परचेजर बोला जाता है जो खरीद रहा है। हायर वेंडर जो बेच रहा है, दैट इज सेलर इन द हायर परचेज एग्रीमेंट। कैश प्राइस, द अमाउंट टू बी पेड ऑन आउट ऑफ द राइट परचेज इन कैश। द अमाउंट टू बी पेड ऑन आउट ऑफ द राइट परचेज, जैसे ही परचेज करने में जो हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट वुड बी ट्रीटेड एज कैश प्राइस। डाउन पेमेंट और कैश डाउन, वही जो इनिशियल पेमेंट कर रहे हैं,
2 लाख की थी, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपको इसमें से मेरे को 20,000 अभी पे करने पड़ेंगे, दैट विल बी डाउन पेमेंट. Higher purchase price. The amount to be paid if good are purchased under the hire purchase system. It includes cash price and the interest on future installment. Hire purchase price क्या वो अमाउंट है जो कि कैश प्राइस इंक्लूड करता है और जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के साथ. अकाउंटिंग फॉर द गुड्स ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू. अब सब्सटेंशियल वैल्यू के जो गुड्स है उसकी अकाउंटिंग में क्या है. इन केस ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड. प्रॉपर डिस्टिंक्शन इन कैश प्राइस ऑफ द गुड एंड द हायर परचेज चार्जेस व्हिच आर जनरली कैटेगराइज्ड एज इंटरेस्ट. कैश प्राइस पहली चीज तो, और जो इंटरेस्ट है जाएगा साथ में. That distinction is particularly important for the hire purchaser since the cash price paid by him for the goods is an expenditure of capital nature. जो वो कैश प्राइस पे कर रहा है गुड्स के लिए वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है. Therefore has to be debited in the concerned asset account. इसलिए उसको हम concerned asset account के बीच में क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं. While the amount paid as interest is a revenue expenditure. जो इंटरेस्ट की फॉर्म में अमाउंट जाएगा उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे. अल्टीमेटली टू बी चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट, और वो पीएनएल पे चार्ज होगा. दो चीजें थी. जो कैश प्राइस है, पहली बात तो ये कि वो डेबिट हो जाएगा उस एसेट के अकाउंट में. दूसरी बात तो ये कि इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और वही इंटरेस्ट की बात कर लें, ये रेवेन्यू नेचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और दूसरी चीज ये पीएनएल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है. दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं. इट्स एवरीबडी एक्सपीरियंस दैट when goods are sold on hire purchase system or installment purchase system, the price quoted by the seller is higher than he would have quoted for the sale on cash basis. अब जैसे कि लेट्स सपोज कोई एक्टिवा है, ठीक है, उसका मार्केट प्राइस वैसे 1 लाख की है, ठीक है, बट अगर ये कैश प्राइस हो जाएगा कि कैश में अगर मैं लूंगी तो मेरे को 1 लाख की मिलेगी, बट मैं अगर वही उसको बोलूंगी ना कि मेरे को इंस्टॉलमेंट्स पे लेनी है तो वो मेरे को सीधा बोलेगा कि 1,20,000 की पड़ेगी. बेसिकली उसने प्राइस ज्यादा बताना है अगर मेरे को हायर परचेज पे खरीदनी है. तो इसका जो 20,000 रुपीज है ना वो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा. The excess on the hire purchase over the cash price is partly for the interest on the credit granted by the seller by not demanding the total price at the time of delivery, and partly for covering the inherent risk attached to the business. The buyer may not handle the property as much carefully as he required to, or may not continue to pay the installments regularly, and so on. वो वही बता रहे हैं कि जब हम हायर परचेज पे परचेज करेंगे ना तो कोई भी जो वेंडर होएगा वो अपना इंटरेस्ट बीच में डाल के ही चीज का प्राइस देगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि जो परचेजर है वो उसकी इतनी केयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना. और वो इस चीज के लिए भी होता है कि वो जो इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करता रहेगा तो ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो वो उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाए ना, एटलीस्ट कि अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका रिस्क कम हो जाएगा. However, in accounting system, the excess of total hire purchase price over the total cash price is taken as payment towards interest. वही जो 20,000 है वो यहाँ पे हमारा क्या है, payment towards interest. Since interest is a financial gain or loss, it is to be treated separately. जो इंटरेस्ट है या तो वो हमारा फाइनेंशियल गेन होगा या लॉस होगा, इसलिए इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं. Methods of separately treating interest from installment in the following cases. When rate of interest, total cash price and installments are given. जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, पहला केस तो ये होगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कैश प्राइस दिया है टोटल, और इंस्टॉलमेंट दी हुई है कितने की बननी है. सेकेंड पॉइंट इज when the total cash price and installments are given but rate of interest is not given. इसमें कैश प्राइस दे रखा है, इंस्टॉलमेंट कितने की वो दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ. When the rate of interest and installment are given, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया, बट टोटल कैश प्राइस कितना वो नहीं दिया हुआ.
फिर आ गया इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अंडर दिस system, the purchase price is paid by purchaser in a number of periodical installments spread over a period of time. Both the system, hire purchase and installment system, have one common feature, that payment of the purchase price spread over a period of time in installments. But there is some distinction. अब वो कहते हैं कि दोनों में एक सिमिलरिटी तो है कि जो पेमेंट पे करनी है वो हमने क्या करनी होती है, पे करनी होती है इंस्टॉलमेंट्स में। यही कॉमन सिमिलरिटी है कि प्राइस जो पे करते हैं हम वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड हो जाता है कि इतने टाइम में हमने सारा प्राइस पे कर देना। पर इसमें जो डिस्टिंक्शन है वो पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर एंड बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर ही है, बट वो तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बट ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही होता है वेरी बिगनिंग से। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ट्रांसफर ओनरशिप तभी होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाए। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन वेरी बिगनिंग। ओनरशिप वेरी बिगनिंग में ट्रांसफर हो जाती है। वेंडर कैन रिपोज द एसेट ऑन द डिफॉल्ट इन द पेमेंट बाय द परचेजर। वेंडर जो है एसेट को अपनी पोजेशन में वापस ला सकता है जब अगर वो पेमेंट ना करे परचेजर। वेंडर enjoys no right over the right of possession by the default of purchaser। इसमें वेंडर के पास कोई राइट नहीं है कि वो रिपोजेशनल पोजेशन अपने पास वापस ले ले। राइट टू फॉरफिट इंस्टॉलमेंट। वेंडर कैन फॉरफिट द अमाउंट रिसीव्ड इन द इंस्टॉलमेंट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय द परचेजर। मतलब कि बेसिकली पॉइंट इसकी वेंडर के पास ही वो अमाउंट रहेगा चाहे परचेजर डिफॉल्ट कर दे। इंस्टॉलमेंट पेड कांट बी फॉरफिटेड बाय द वेंडर, ही कैन ओनली स्यू द परचेजर फॉर द ड्यू बैलेंस। इसमें वो इंस्टॉलमेंट फॉरफिट नहीं कर सकता, बट वो सिर्फ स्यू कर सकता है बंदे को वो बैलेंस के लिए। राइट टू रिटर्न द एसेट। परचेजर कैन रिटर्न द एसेट एनी टाइम लाइक, बट ही कांट क्लेम बैक द इंस्टॉलमेंट पेड। अब परचेजर कभी भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है, एसेट को, बट वो अपने जो इंस्टॉलमेंट्स दे चुका है वो क्लेम बैक नहीं कर सकता। बट इसमें परचेजर के पास कोई राइट नहीं होती गुड्स को रिटर्न करने की। लाइबिलिटी फॉर द रिपेयर। द लाइबिलिटी फॉर द रिपेयर ऑफ एसेट अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट वेंडर इज नॉट मेड। लाइबिलिटी फॉर रिपेयर्स ऑफ एसेट अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इज नॉट मेड। लाइबिलिटी ऑफ रिपेयर द एसेट तब तक रहती है जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। वेंडर हैज नो लाइबिलिटी फॉर रिपेयर्स। यहाँ पे वेंडर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी रिपेयर्स के लिए। रिस्क अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द रिस्क इज बोर्न बाय वेंडर। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती रिस्क वेंडर का ही रहेगा। क्यों रहेगा रिस्क वेंडर का? बिकॉज जो पेमेंट है अभी उसके पास ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई जो परचेजर था। एज द ओनरशिप ऑफ द एसेट पासिस ओवर द परचेजर इमीडिएटली ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द सो रिस्क इज बोर्न बाय परचेजर। इसमें क्या होता है, परचेजर के पास इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो इसकी वजह से जो रिस्क है वो भी उसको ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट इज बिकमिंग द डेटर। परचेजर रिमेन्स अ हायरर, डज नॉट बिकम डेटर। परचेजर हमेशा हायरर रहता है, डेटर नहीं बनता। इसमें परचेजर डेटर बन जाता है। सेल और मॉर्टगेज ऑफ द एसेट बाय द परचेजर। परचेजर कांट सेल और मॉर्टगेज द एसेट बिकॉज पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। वो तब तक इसको सेल या मॉर्टगेज नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता। परचेजर कैन सेल और मॉर्टगेज द एसेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें परचेजर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो किसी को भी बेच देगा, हो सकता है। इसमें बेलमेंट की बात करें तो परचेजर इज लाइक अ बेली। इसमें परचेजर बेली की तरह एक्ट करता है और इसमें परचेजर बेली की तरह नहीं एक्ट करता, बट वो ओनर होता है एसेट का। लाइबिलिटी फॉर सेफ्टी ऑफ द एसेट। परचेजर इज लाइबल फॉर द। इसमें परचेजर लाइबल है एसेट की सेफ्टी के लिए, इसमें परचेजर लाइबल नहीं होता।